जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब। आपकी बोर्ड परीक्षा बिल्कुल निकट आ चुकी है, ज़्यादा समय नहीं है। तो आज मैं आपके लिए पिछले वर्ष का पेपर लेके आई हूँ। 2023 का ये पेपर है और इसे मैं आज आपको हल करवाऊंगी। इससे क्या होगा कि आपको एक आइडिया मिलेगा कि पेपर लिखते कैसे हैं, बोर्ड परीक्षा में जो पेपर आता है वो कैसा होता है और उसे किस तरह लिखना चाहिए। बच्चों, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है। जो यूपी बोर्ड के बच्चे हैं उनके लिए बहुत उपयोगी होगी। और वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है क्योंकि 3.25 घंटे में आपको अपना पेपर कैसे लिखना है ये समझाऊंगी मैं। तो इसके लिए वीडियो थोड़ी बड़ी बन सकती है क्योंकि मैं पूरा पेपर सॉल्व करवाऊंगी। बहुविकल्पी प्रश्न और जो लिखने वाला प्रश्न है, वर्णनात्मक प्रश्न 50 नंबर का, वो भी दोनों मैं बताऊंगी कि आपको कैसे लिखना है। यह वीडियो थोड़ी बड़ी होगी लेकिन आप पूरी वीडियो देखिएगा तभी आपको लाभ मिलेगा। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। ये है आपका बोर्ड पेपर, ये पहला पेज है। यहाँ देखिए समय लिखा है 3 घंटे 15 मिनट। 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए मिलता है और पूर्णांक है ये 70 नंबर का, ठीक है। और ये ऊपर कोड जो लिखा हुआ है 901 801, ये आपको अपनी कॉपी में भरना होता है। तो यहीं से देख के आपको भरेंगे, कहीं आपको पूछने की आवश्यकता नहीं होती है। आपको पता है कि 20 नंबर का 20 प्रश्न आएगा OMR सीट भरने के लिए, जिसे ब्लैक बॉल पेन से भरना है। वो आप जानते हैं, वो आपने सीख लिया अब तक, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न शुरू करते हैं। पेपर में आपको निशान नहीं लगाना है, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। मना किया जाता है। जैसे आप होम एग्जाम में हल्का फुल्का निशान लगा लेते हैं, बोर्ड एग्जाम में आपको पेपर में किसी भी प्रकार का निशान नहीं लगाना है कि चलिए 20 क्वेश्चन है तो चलो हल्का हल्का सा डॉट लगा लें और उसके बाद हम एक साथ लिख लेंगे, हमें आसानी होती है। लेकिन ये नकल की श्रेणी में आता है, आपको ऐसा नहीं करना है। आपने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया, उसे तुरंत ही अपने OMR सीट पे निशान लगा करके अच्छे से भर लीजिएगा। तो पहला प्रश्न है, रस मीमांसा के लेखक हैं। तो रस मीमांसा के लेखक कौन है? इसमें 4 उत्तर दिया गया है। इसका सही उत्तर है रामचंद्र शुक्ल, बी, ठीक है, ये सही उत्तर है। दूसरा प्रश्न है, तितली कृति की विधा क्या है? तितली क्या है? अगले पेज पे चलते हैं। तितली उपन्यास है, ठीक है, तितली उपन्यास है। दूसरा सही, सी सही है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लेखक हैं, किस चीज के लेखक हैं? गांधी की देन के, हिंदी साहित्य का इतिहास के, इंद्रजाल के, हिंदी साहित्य विमर्श के। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर है गांधी की देन के। ये हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसके लेखक हैं। बाकी के हिंदी साहित्य का इतिहास ये तो रामचंद्र शुक्ल जी का है, इंद्रजाल जयशंकर प्रसाद जी का है, ये अलग है। अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न है, साहित्य और कला रचना है। साहित्य और कला भगवत शरण उपाध्याय जी की रचना है। यहाँ पे सी आंसर सही होगा। पांचवा प्रश्न है, शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं। तो शुक्लोत्तर, शुक्ल युग के बाद का, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग यही पढ़ना है। देखिए यहाँ शुक्लोत्तर युग से प्रश्न आया है। तो यहाँ पे सही उत्तर है धर्मवीर भारती। अगला प्रश्न है, रीतकालीन कवि हैं। यहाँ पे पद्माकर रीतकालीन कवि हैं। प्रश्न 7 है, छत्रसाल दशक के रचयिता हैं। तो छत्रसाल दशक के रचयिता भूषण है। तार सप्तक के संपादक हैं। प्रश्न 8 है, इसका उत्तर है सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे। अज्ञे जी इसके संपादक है और कभी कभी अज्ञे जी का पूरा नाम भी पूछ लेता है। ये पूरा नाम है, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, सुमित्रानंदन पंत की रचना है। तो 4 उत्तर है इसमें से। युगवाणी सुमित्रानंदन पंत की रचना है। युगवाणी, ये बी उत्तर इसका सही है। अगला प्रश्न है, स्मृति की रेखाएं साहित्य की विधा है। तो स्मृति की रेखाएं कुछ विद्वानों ने इसे संस्मरण भी कहा है और रेखाचित्र भी कहा है। और यहाँ पे देख लीजिए, रेखाचित्र तो है नहीं, तो आपका ये संशय दूर हो जाता है। इसका उत्तर होता है संस्मरण, ठीक है। अगर संस्मरणात्मक रेखाचित्र होता तो भी इसका उत्तर संस्मरणात्मक रेखाचित्र रहता, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ संस्मरण दिया है, तो यही इसका उत्तर है। अगला प्रश्न है,
करुण करुण रस का स्थायी भाव। देखिए 10 प्रश्न आपका हिंदी साहित्य के इतिहास से आया है। अब व्याकरण शुरू है। करुण रस का स्थायी भाव है, करुण रस का स्थायी भाव यहाँ पे शोक है। ठीक है। अगला प्रश्न है, पीपर पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है? तो पीपर के पत्ते के समान, तो वाचक शब्द यहाँ पे प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार हो गया? उपमा अलंकार। सी आंसर इसका सही है। अगला प्रश्न है, सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बिसरे करुणा ऐन चितड़ जानकी लखन तनु। कह रहा उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है? दोहे का उल्टा होता है सोरठा। काउंट करिए यहाँ पे, सुनी केवट के बैन, तो सुनी में 3 मात्रा, केवट में 4 मात्रा, तो 4 और 3। ठीक है। और के 2 मात्रा इसमें है, बैन में 3 मात्राएं हैं, तो कितने हो गए टोटल? 11 है। और प्रेम लपेटे अटपटे, प्रेम में 3 मात्राएं हैं, लपेटे में 5 मात्राएं हैं, 8 मात्राएं हो गई। अटपटे में 5 मात्राएं हैं, 8 5 13 हो गया। तो 11 और 13 यानी कि यहाँ पे कौन सा हो गया? सोरठा। आपको काउंट करके आराम से, यदि आपको नियम पता है तो आप आराम से कर लेंगे। यहाँ पे सोरठा छंद है। अगला प्रश्न है, अनुचर शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है? तो अनुचर में अनुपसर्ग का प्रयोग हुआ है, अनु। बी उत्तर सही है इसका, बी उत्तर सही है। अगला प्रश्न है, प्रत्यय के प्रकार। तो प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय, तो यहाँ पे ए उत्तर सही है। अगला प्रश्न है, वेद पुराण में कौन सा समास है? तो वेद पुराण में बीच में आपको देखिए योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, और जहाँ योजक चिन्ह का प्रयोग होता है और शब्द का उसमें अर्थ निकलता है, तो वहां पे द्वंद्व समास होता है। तो यहाँ पे तीसरा सी उत्तर सही है, द्वंद्व समास है। 17वां प्रश्न है, प्रमोद शब्द का तत्सम रूप क्या है? तो प्रमोद तो होगा नहीं, प्रमुद भी नहीं होगा, प्रमोद। सी उत्तर सही है यहाँ पे। ठीक है, सी उत्तर सही है। अगला प्रश्न है, इत्यादि में कौन सी संधि है? इत्यादि, तो यहाँ पे इति और आदि, ई और अ से बना है य, यहाँ पे यड़ संधि है। ये नियम है, आपको नियम याद करना पड़ेगा, यड़ संधि है। अगले प्रश्न में आते हैं, प्रश्न 19, फलेन शब्द का वचन एवं विभक्ति है? तो फलेन शब्द की यहाँ पे जो वचन और विभक्ति होगी, ये आपको निकालना पड़ेगा। अगर आपको याद है, फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, फलेन फलाभ्याम फलई, तो फलेन तृतीय विभक्ति होगी और एक वचन होगा। अब यहाँ पे देखिए चारों उत्तर में ऐसा है कहीं पे एक वचन और तृतीय विभक्ति? हाँ, चौथा दिया डी, तो डी यहाँ पे सही होगा, यहाँ पे डी सही होगा, तृतीय विभक्ति एक वचन, यही सही है। अगला प्रश्न है, अपठम धातु का वचन एवं पुरुष है? अपठम ये पठ धातु है ना, और अपठत अपठताम अपठन अपठ अपठतम अपठन अपठम, तो यहाँ पे अपठम है, ये हो गया एक वचन और उत्तम पुरुष। पठ धातु, तो धातु तो दिया नहीं है, यहाँ सीधे पुरुष दिया है और वचन दिया है, तो एक वचन उत्तम पुरुष कहाँ आ रहा है? ये डी पे आ रहा है, ये डी सही है, एक वचन उत्तम पुरुष। ये आपका OMR सीट पे जो 20 प्रश्न थे वो हमने आपको सॉल्व करवाया है। आ जाइए अब वर्णनात्मक प्रश्न में आते हैं। 50 नंबर का यह प्रश्न होगा और आप इसमें समझेंगे कि आपको कैसे लिखना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको पद्यांश गद्यांश दिया है। गद्यांश में लिखा है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 3 प्रश्न आएंगे, ये निश्चित है, हर गद्यांश का 3 प्रश्न ही आएगा, और उसमें तो एक बिल्कुल निश्चित है कि पाठ का नाम और लेखक का नाम, यही पूछता है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, ये 2 प्रश्न तो फिक्स है, यही आना है। तीसरा प्रश्न उसी पाठ से कुछ न, उसी पैराग्राफ से, उसी गद्यांश से कुछ न कुछ पूछेगा, और तीनों में से तीनों प्रश्न का उत्तर देना है, तभी आपको पूरे 6 अंक मिलेंगे। तो 2 आपको क्या ध्यान देना है यहाँ पे? सबसे पहले ये ध्यान देना है कि जो 2 पद्यांश दिया गया है उनमें से आपने किस गद्यांश को आपने पहचान लिया कि वो किस पाठ से लिया गया है और उसके लेखक का नाम क्या है। यदि आपने ये पहचान लिया तो समझ लीजिए आपका आधा काम हो गया, क्योंकि ये सबसे कठिन चीज होती है। यदि आपने इसको पहचान लिया, आप तो
उस तीनों प्रश्न का उत्तर आप लगभग दे ले जाएंगे। यदि दोनों का पाठ का नाम और दोनों के लेखक का नाम पता है, फिर आप अपनी सुविधा अनुसार देखिए कि कौन सा ज़्यादा आपको आसान लग रहा है, आप वही कीजिएगा। तो 2 दिया गया है यहाँ पे। पहला है मित्रता के लिए, तो मित्रता से साफ-साफ समझ में आ गया कि ये जो है मित्रता पाठ से लिया गया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी इसके लेखक हैं। और दूसरा है अजंता इतना आसान दिया है, अजंता से भी तुरंत समझ में आ गया कि ये अजंता पाठ से लिया गया है, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय। तो मैं पहला वाला थोड़ा-सा आपको सॉल्व करके बताती हूँ कि कैसे लिखना है। जैसे कि पहला प्रश्न यहाँ पे क्या पूछा है कि प्रस्तुत अवतरण के पाठ का नाम और लेखक का नाम। तो सिंपल बता दिया, मित्रता पाठ का नाम है और लेखक का नाम हीरोइन डाल के क्या लिखेंगे, रामचंद्र शुक्ल। दूसरा प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश जो 3 लाइन है, क्या लिखा है पहले आप इसे पढ़िए। मित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि 2 मित्र एक ही प्रकार के कार्य करते हों या एक ही रुचि के हों। इसी प्रकार प्रकृति और आचरण की समानता भी आवश्यक नहीं है। 2 भिन्न प्रकृति के मनुष्यों में बराबर प्रीति और मित्रता रही है। तो आप इसमें लिखेंगे कि प्रस्तुत अवतरण में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी मित्रता के बारे में बताते हुए ये कहते हैं कि मित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि 2 मित्र एक जैसे हों, एक जैसा कार्य करते हों, एक जैसा रहते हों, एक जैसे ही विचार वाले हों। 2 अलग-अलग प्रकृति स्वभाव के लोग भी आपस में मित्र बन सकते हैं और ऐसा समाज में बहुत उदाहरण है। यही बस इतना ही लिखना है। अगला प्रश्न है प्रस्तुत गद्यांश में लेखक क्या कहना चाहता है। तो प्रस्तुत गद्यांश में लेखक यही कहना चाहता है, एक बार आपको पूरा पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा, फिर आपको उत्तर देने में आसानी होगी। इसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक यह कहना चाहता है कि 2 उग्र, अगर एक व्यक्ति शांत है और एक व्यक्ति उग्र है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनमें मित्रता नहीं होगी। 2 अलग-अलग स्वभाव के लोगों में भी मित्रता हो जाती है। मित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दोनों एक जैसे ही विचार के हों। ठीक है, ये इसका उत्तर हो जाएगा और आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, अगला गद्यांश है। गद्यांश, पहला गद्यांश था, अब पद्यांश आया है। ठीक है, पद्यांश में भी देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 2 + 2 + 2। ठीक है, तो यहाँ पे 3 प्रश्न पूछेगा और तीनों के 2-2 नंबर होंगे। इसमें भी वही चीज करना है आपको, दोनों कविता जो भी पद्य दिया गया उसको पढ़ना है और पढ़ने के बाद आपको यह पहचानना है कि कौन से पाठ से लिया गया है। तो चलिए हम इसे सॉल्व कराने की कोशिश करते हैं आपको। पहला है निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर कही समझाए सौह दे बूझत साच न हासी। को है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी। कैसे बरन भेष है कैसो, कि रस में अभिलाषी। पावेगी पुण्य किया आपनो, जौरे करेंगी गासी। सुनत मौन है रहो बावरी, सूर सवै मति नासी। तो ये तो सूरदास जी की पंक्तियां हैं, साफ साफ पता चल रहा है पद से लिया गया है उनके। ठीक है, इसमें चलिए देखते हैं कि क्या प्रश्न पूछा है। इसमें प्रश्न पूछा है कि उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ कैसे लिखेंगे, संदर्भ आप लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड से पद नामक शीर्षक से लिया गया है या अवतरित है, जिसके रचयिता भक्त शिरोमणि कवि सूरदास जी हैं। यह सूरदास जी द्वारा रचित सूरसागर महाकाव्य से लिया गया है। यह आपका संदर्भ हो जाएगा। अगला प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो प्रथम 4 पंक्तियां रेखांकित हैं और कैसे इसका अर्थ लिखेंगे, इसका अर्थ लिखेंगे, कह रहा है कि निर्गुण कौन देश को वासी। तो आप लिखिएगा कि प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास की गोपियां उद्धव को संबोधित करते हुए कहती हैं कि निर्गुण कौन देश को वासी, जिस निर्गुण की तुम बात करने आए हो मेरे पास, वह कौन से देश में रहते हैं ये भी तो बताइए। हे मधुकर, यानी कि यहाँ मधुकर यानी कि भ्रमर को अन्योक्ति के माध्यम से उद्धव से कहती हैं कि हम तुमको शपथ दिलाकर कहती हैं, शपथ दिलाकर तुमसे पूछती हैं, हम कोई हंसी मजाक नहीं कर रहे हैं। को है जनक, उनके पिता कौन है, को जननी, उनकी माता कौन है,
उनकी नारी कौन है, उनकी दासी कौन है, उनका रंग कैसा है, वेशभूषा कैसा है, कौन सा रस उन्हें अच्छा लगता है, ये सब आप हमें बताइए। ये बस 4 पंक्तियां, तो इसका इतना ही अर्थ होगा। अगला प्रश्न है, निर्गुण ब्रह्म के वर्णन में क्या कठिनाई व्यक्त की गई है? तो निर्गुण ब्रह्म, इसका उत्तर होगा निर्गुण ब्रह्म निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है, ना उसका रंग है, रूप है, ना कोई वेशभूषा है। जब कोई आकार ही नहीं है, कोई रूप नहीं है, तो वो अवर्णनीय है, उसका वर्णन बहुत ही कठिन है। अब देखिए अगला जो है, इसमें अथवा करके दिया हुआ है, चीटी को देखा, ये पंत जी की है। हाँ, सुमित्रानंद पंत की चीटी कविता से लिया गया है। यदि आपको ये आसान लगता है तो आपको ये करना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब देखिए क्या दिया है, प्रश्न 3, संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। और यहाँ पर क्या लिखा है, 2+3, ध्यान से देखिए, 2+3, तो 2 नंबर संदर्भ का है, 3 नंबर अनुवाद का है। आप क्या करते हैं, 3 नंबर अनुवाद का करके आ जाते हैं और घर पे आकर के 5 नंबर जोड़ते हैं कि हमको तो पूरा नंबर मिलना चाहिए, हम तो सही करके आए हैं। पर ऐसा नहीं है, आप संदर्भ अगर नहीं लिखेंगे तो 2 नंबर तुरंत आपका कट जाएगा। तो पहला है, वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी, देख के ही समझ में आ गया कि ये वाराणसी पाठ से लिया गया है। और अथवा करके जो दूसरा दिया है वह है, आम राष्ट्र द्रोह यवन राज, एकम इदम भारतम राष्ट्र बहूनि चात राज्यानि बहवश्य शासका। इतना पढ़ने से ही समझ में आ गया कि ये जो है इस पाठ से लिया गया है, यह वीरः वीरेण पूज्यते पाठ से लिया गया है। तो जो पाठ आप पहचान जाइए और जिसका अर्थ आपको आता हो, आप वही लिखिएगा। जैसे पहला है, इसमें वाराणसी पाठ है, तो आप संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड से वाराणसी नामक पाठ से अवतरित है। ये इसका संदर्भ होगा, फिर उसका अर्थ लिख दीजिएगा जो इसका अर्थ है। ठीक है, यदि हम अर्थ बताएंगे तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। हम आपको पेपर का मॉडल कैसा होता है और क्या लिखना है, बस इतना समझाना चाह रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ठीक इसी तरह से संस्कृत पद्यांश से भी आएगा, संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करने के लिए। इसमें भी अथवा करके 2 मिलता है, आपको 2 में से एक ही करना है। बहुत साफ और स्पष्ट शब्दों में आपसे मैं कह रही हूँ कि आपको जब अथवा करके लिखा रहता है तो एक ही करना है। आप यदि चारों लिख लेंगे फिर भी आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा पूरा। बहुत से बच्चे ये करते हैं, बहुत चालाकी सोचते हैं, बहुत चालाक है, हमको बहुत ज्यादा आता है, और वो अथवा का मतलब नहीं समझते, या फिर समझते हैं जानबूझ के ऐसा करते हैं। उससे क्या होता है कि आप जो आपका प्रभाव पड़ना चाहिए ना एग्जामिनर पे, वो गलत प्रभाव पड़ता है। आपको अथवा है तो एक ही लिखना है। कुछ बच्चे क्या करेंगे, ऊपर का भी लिख देंगे, नीचे वाला भी लिख देंगे, दोनों का लिख देंगे। नंबर मिलना है सिर्फ 5 और 10 नंबर का काम करके आएंगे, फिर उन्हें 10 नंबर नहीं मिलता, 5 में से 4 भी मिल सकता है, क्योंकि एग्जामिनर के मूड के ऊपर भी है। भाई आप जो है, जो पूछा जा रहा है उससे ओवर करने की कोशिश करेंगे तो नुकसान सिर्फ और सिर्फ आपका होगा। एक ही करना है। अभी जो ऊपर आपने देखा ना पद्यांश और गद्यांश, उसमें भी 2-2 दिया था, और ये आपका इस संस्कृत खंड में भी 2 दिया है। तो आपको सिर्फ कितना करना है, एक ही करना है, या तो वाराणसी वाला करना है या तो ये आम राष्ट्रद्रोह वाला करना है। इसी तरह से संस्कृत में भी आपको या तो ये करना है या तो ये करना है, दोनों नहीं करना है। दोनों करेंगे तो आपके नंबर माइनस भी हो सकते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है, बहुत कंफ्यूजन होती है। कॉपी जो चेक करता है ना, मैं भी कॉपी चेक करती हूँ तो मुझे पता है इसमें बहुत दिक्कत होती है। एक ही करना है आपको और एक ही के नंबर मिलने हैं। तो पहला वाला अब्दु दुर्गामी च साक्षरोच नैच पंडित है, यह लिया गया है प्रबुद्धो ग्रामीण से, बहुत अच्छा पाठ है। और दूसरा जो धान्यानाम उत्तमम किंचिद धनानाम स्यात् किम उत्तमम, ये जीवन सूत्राणि पाठ से लिया गया है। संदर्भ लिख दीजिएगा और इसका अनुवाद कर दीजिएगा, आपको 5 नंबर पूरे मिलेंगे। अगला प्रश्न है कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। 3 नंबर का है, यहाँ पे लिखा है ना 3 नंबर। अब इस 3 नंबर के प्रश्न में कुछ बच्चे क्या करते हैं, 4 पेज का लिख देंगे और मिलना है 3 नंबर। इसको लिख 3 नंबर का प्रश्न है, 1.5 से 2.25 पेज बहुत है, पर्याप्त है, आपको पूरा नंबर मिलेगा। बस आपको क्या करना है, हेडिंग डाल के लिखना है, ब्लैक पेन और ब्लू पेन का प्रयोग करना है, कोटेशन डालने का प्रयोग करना, तो आपको पूरा नंबर देने से कोई नहीं रोक सकता।
इसमें कई सारे प्रश्न हैं, है ना? कई सारा खंडकाव्य है, तो आपके जिले में जो खंडकाव्य निर्धारित है वही लिखना है। मुजफ्फरनगर में मातृभूमि के लिए पाठ ये खंडकाव्य निर्धारित है और इसमें से 2 प्रश्न आता है। एक तो आता है कि चरित्र लिखने के लिए नायक का, नायक इसमें कौन है? चंद्रशेखर आजाद है। एक प्रश्न आता है कथानक या फिर किसी एक अंक का सारांश, 3 अंक है ना, तो किसी एक अंक का सारांश लिखने के लिए आ जाएगा। तो ये फिक्स है, ये आना ही आना है, पेपर आउट है यहाँ पे आपका 3 नंबर का प्रश्न आना है और कितना लिखना है इसमें आपको? 1.5 से 2 पेज, लेकिन हेडिंग डाल के पॉइंट टू पॉइंट अच्छा होना चाहिए, आपको पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए तथा उनमें से किसी एक रचना का नामोल्लेख कीजिए। यहाँ दिया हुआ नहीं है, लेकिन 3+2 5 नंबर का होता है ये। ठीक है, ये पता नहीं कुछ छपा नहीं है। 3+2 5 नंबर का होता है। 3 नंबर का होता है लेखक का जीवन परिचय और 2 नंबर का होती है रचना। तो छोड़ना नहीं है रचना, रचना आपने छोड़ दिया तुरंत 2 नंबर कट जाएगा। तो इसी तरह से इसमें भी आया है, एक कवि का आता है, एक जो है लेखक का आता है ना, ये तो आप जानते हैं। और आप जीवन परिचय लिखेंगे, जीवन परिचय कितना लिखेंगे? 5 नंबर का प्रश्न है ये। जीवन परिचय आप डायग्राम बना के भी लिख सकते हैं, जैसे कि आपकी किताब में छपा होता है ना, बीच में चारों तरफ से लाइन खींच के, चारों तरफ से किताब में देता नहीं, ऐसे चारों तरफ से लाइन खींच के और बीच में नाम, पापा का नाम, है ना, पापा का नाम, पिताजी का नाम और शिक्षा, किताबें, मृत्यु, ये सब रहता है ना। आप वैसे भी लिख सकते हैं, अगर आपका पॉइंट टू पॉइंट बिल्कुल सही है तो नंबर मिलेगा। और कृतियाँ अलग से हेडिंग डाल के लिख सकते हैं, नहीं तो आप जीवन परिचय डायग्राम भी बना दीजिए, छोटा सा जीवन परिचय लिख दीजिए और फिर एक कृति लिख दीजिए। कुल मिलाकर के डायग्राम आप बनाएंगे तो 1 पेज का डायग्राम हो जाएगा। जीवन परिचय लिखेंगे तो लगभग वो आधा पेज का होगा। रचनाएं 1.5 पेज टोटल 1.5 पेज पर्याप्त है, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा यदि आपने बिल्कुल ठीक लिखा है तो। फिर अगला प्रश्न है, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। अब ये जो है देखिए, यहाँ भी पेपर लीक है। 3 नंबर का तो वो क्वेश्चन जो था जो खंडकाव्य था, और 2 नंबर का ये क्वेश्चन, ये 5 नंबर तो आपका लीक हो गया है, पेपर आउट हो चुका है। तो इसके लिए मैं ये बताऊंगी कि पिछली बार भी मैंने बताया था 3 श्लोक याद कीजिए। यदि 2 श्लोक आपके पेपर में आ भी गया तो आपका तीसरा श्लोक आपका सेफ रहेगा, और यदि आपने पेपर में आया हुआ श्लोक लिख देंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा, साफ बात है। 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो ये भी 2+2 लिखा है ना, 4 नंबर का है, ये भी महत्वपूर्ण है आपके लिए। चलिए बताते हैं आपको इसमें इसका उत्तर क्या होगा। 4 प्रश्न में से सिर्फ 2 करने हैं आपको, ठीक है। पहला प्रश्न है, श्वेत केतु कस्य पुत्र आसीत। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि एक पाठ है आरूढ़ श्वेत केतु संवाद। इससे क्या है कि इसमें गद्यांश नहीं आता है, व्याख्या करने के लिए नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि थोड़ा कठिन भी है, और लेकिन इसमें से प्रश्न उत्तर आने की संभावना रहती है। तो ठीक है, इसका आंसर चलो देखते हैं। श्वेत केतु आरूढ़े पुत्र आसीत, आरूढ़ी का पुत्र था। दूसरा प्रश्न है, विश्वस्य सृष्टा कः। इसका उत्तर होगा विश्वस्य सृष्टा ईश्वर आसीत। ठीक है, ईश्वर है, विश्व के सृष्टा कौन है? ईश्वर है, ईश्वर है। तीसरा प्रश्न है, आतुरस्य मित्रम कः भवति। इसका उत्तर होगा भिषक। ठीक है, भिषक, भिषक जो है, भिषक आतुरस्य मित्रम भवति। अगला प्रश्न है, चंद्रशेखर स्वपितुः नाम किम अकथयत्। अपने पिता का नाम क्या बताते हैं? इसका उत्तर होगा चंद्रशेखर स्वपितुः नाम स्वतंत्र इति अकथयत्। क्या नाम बताया? स्वतंत्र इति अकथयत्। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब अंतिम जो प्रश्न है, जो कि सबसे ज्यादा नंबर का है, 9 नंबर का, यहाँ आपको बहुत ध्यान देना है। बहुत से बच्चे आगे सारा प्रश्न करने के चक्कर में यह प्रश्न छोड़ देते हैं और वो उनके कम नंबर लाने का कारण बनता है। अच्छे बच्चों को मैंने देखा है कि वो बहुत, जो ब्रिलियंट बच्चे हैं वो भी ये गलती कर जाते हैं। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैंने आपको वो जो बताया था जीवन परिचय और जो चरित्र लिखने के लिए आया है मातृभूमि के लिए, उसमें आपको बहुत ध्यान देना है, कम समय देना, ताकि आपको निबंध के लिए समय मिल सके। और निबंध लिखने से पहले मैं आपको बता दूं कि कम से कम निबंध कितने का पेज होना, 3 से 4 पेज का। ठीक है,
3 से 4 पेज का निबंध होना चाहिए, 3 से 4 पेज के बीच में। 3 से 3.5 सवा 3 हो जाएगा तो आपका निबंध अच्छा माना जाएगा। क्या निबंध आया है? पहला निबंध है स्वच्छ भारत अभियान, दूसरा है विज्ञान वरदान या अभिशाप, तीसरा है पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान, चौथा है जनसंख्या वृद्धि की समस्या और समाधान, पांचवा है विद्यार्थी जीवन में खेल का महत्व। पिछली वीडियो में मैंने क्या बताया था आपसे? यदि आपने पर्यावरण प्रदूषण की समस्या समाधान, जनसंख्या वृद्धि की समस्या का समाधान 2 जो है निबंध तैयार कर लिया है तो आपका 80% संभावना है किसमें से आएगा। बाकी और भी है, स्वच्छता भी है, पर ये 2 चीज ज्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए ना, दोनों प्रश्न आ गए इसमें आपको। आपके निबंध लिखना कैसे है? कभी भी निबंध बिना हेडिंग के मत लिखिएगा, बिल्कुल बहुत कम नंबर मिलेगा आपको। प्रस्तावना से शुरू करना है आपको और उपसंहार से खत्म करना है। ब्लैक पेन और ब्लू पेन का प्रयोग करना है। स्केच का प्रयोग कीजिए तो और अच्छा है, स्केच थोड़ा पुराना हो ताकि छपे ना पीछे। अच्छी क्वालिटी का लीजिएगा, 3 रुपए का जो आता है वो स्केच अच्छा होता है, लक्सर का। और हेडिंग डालिएगा। यदि आपको कोटेशन याद है ना, कोई श्लोक, कोई दोहा, कोई छोटी सी कविता, अगर आप उसे बीच में डालते हैं तो 4 चांद लग जाता है आपके निबंध में। तो ये सब बातें थी जो कि बहुत आपके बोर्ड परीक्षा के लिए आवश्यक थी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको इस वीडियो से लाभ मिला होगा और आप अपनी परीक्षा अच्छे से दीजिए। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत सारी शुभकामनाएं हैं आप सभी बच्चों के लिए कि आपका पेपर बहुत अच्छा हो। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।